आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन करेंगे। हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, क्लासिफिकेशंस क्या हैं। तो ये चीज़ जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होना चाहिए वो है इसकी डेफिनेशन। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफ़ाइन किया जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और सिस्टम के दरमियान इंटरफेस का काम करता है या ब्रिज का काम करता है या आप कह सकते हैं एक लिंक का काम करता है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये इसके बारे में कहा जाता है कि अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो इसके बगैर जो है वो आप अपना सिस्टम या कंप्यूटर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर आप अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं रखेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो यूजेबल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम है अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर दैट बिहेव्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के दरमियान ये जो है एक इंटरफेस का काम करता है। मतलब कि अगर आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो यूज़र और सिस्टम जो है ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब अगर हम इसको मज़ीद देखें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है? द सॉफ्टवेयर दैट enables communication between user and computer and controls all internal function of computer is called operating system। मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर और यूज़र के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन है उसको इसने कंट्रोल करना है और इसने कम्युनिकेट करवाना है। सेकेंडली, जितने भी कंप्यूटर के इंटरनल फंक्शंस हैं उसको इसी ने कंट्रोल करना है। मतलब डाटा आपका इनपुट डिवाइसेस से मेमोरी तक कैसे जाएगा, मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस तक कैसे जाएगा, मेमोरी से सीपीयू के दरमियान और सीपीयू से मेमोरी के दरमियान कैसे जाएगा। ये सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है और ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। अब एक ऑपरेटिंग सिस्टम इसको तो हमने देख लिया कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। इसके अलावा अगर इसकी एक और डेफिनेशन देखी जाए तो वो क्या होती है? अ कंप्यूटर इज अ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैंस टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस and commands. There is need to have an organized set of instructions and commands that may control the overall operation of computer। मतलब क्या है कि कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और ये डिफरेंट कंप्यूटर ऑपरेशंस कंप्यूटर के जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मतलब कि एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम होना चाहिए। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ये हम पहले भी देख चुके हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब होता है कि बेसिकली ये हम जो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन करते हैं वो क्या करते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं ताकि कंप्यूटर कोई काम कर सके। तो ये भी वही चीज़ है कि कंप्यूटर को वर्किंग के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो रिक्वायर होता है और जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है सिस्टम को रिक्वायर होता है बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अब इसमें इसको अगर देखें तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके जितने भी फीचर्स हैं, जितनी भी क्वालिटीज़ हैं या ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम की सारी डेफिनेशन है ये सारी सेम है जो सिस्टम सॉफ्टवेयर की होती है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो हम पिछले लेक्चर में जो है वो कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने उसको किया हुआ है और अगर आपको किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो जो पिछला लेक्चर है उसको आप देखें और वहाँ से जो है ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो चीज़ है वो ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये चीज़ सब लोगों को जो है वो क्लियर होनी चाहिए।
और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कब काम करता है या कब वर्किंग स्टार्ट करता है, ये जब आपकी बायोस अपना जो टास्क है बूटिंग का वो फिनिश करती है। मतलब बूटिंग क्या होती है? सिस्टम का स्टार्ट होना। बूट का मतलब होता है सिस्टम स्टार्ट होना, और सिस्टम को स्टार्ट कौन करता है? बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑफ सिस्टम। बायोस जो है वो ये हमने रैम और रोम वाले टॉपिक में डिस्कस किया हुआ है कि जैसे ही ये बायोस जो है जैसे ही सिस्टम ऑन होता है, मतलब कि बूट होता है, तो बायोस जो है वो अपनी वर्किंग स्टार्ट करती है। और बायोस क्या करती है? बेसिक जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर से रिलेटेड वो यहाँ पे वो चेक करती है। वो चेक करती है कि क्या सिस्टम की जो बेसिक इनपुट आउटपुट सेटिंग्स हैं वो ओके हैं, और अगर वो ओके होंगी तो वो फिर सारे का सारा कंट्रोल जो है वो नेक्स्ट स्विच करती है ऑपरेटिंग सिस्टम पर। अब जब आपका सिस्टम स्टार्ट हुआ, आपने देखा होगा कि जब सिस्टम स्टार्ट होता है तो ब्लैक स्क्रीन एक आती है, उस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस नंबर्स वगैरह चल रहे होते हैं। वो बेसिकली बायोस उस वक्त अपनी वर्किंग कर रही होती है, और बायोस जो है वो बेसिक जो कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट सेटिंग्स है उसको चेक कर रही होती है। जैसे ही वो सेटिंग्स जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं या वो वेरीफाई हो जाती हैं, चेक हो जाती हैं, उसके बाद ये जो कंट्रोल है ये स्विच हो जाता है अनदर स्पेशल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। एक और सॉफ्टवेयर को ये कंट्रोल जो है वो ट्रांसफर हो जाता है, और वो जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क और सीडी। तो पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे वो लो साइज के, लो कैपेसिटी के होते थे, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फ्लॉपी में या सीडीज की मदद से यूज हो सकते थे। लेकिन अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो हैवी साइज के होते हैं, वो कंप्यूटर हार्ड डिस्क में पड़े होते हैं। और मतलब ये कि जैसे ही बायोस अपनी वर्किंग कंप्लीट करती है, आपका जो ये सिस्टम है वो सारे का सारा कंट्रोल इसका ट्रांसफर हो जाता है एक सॉफ्टवेयर के पास, जो कि आपकी हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है, हार्ड ड्राइव में पड़ा हुआ है। और वो जो सॉफ्टवेयर है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये यहाँ तक जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। इसको मैं अगर एक दफ़ा फिर रिवाइज कर दूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक कम्युनिकेशन का काम करता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये इंटरफेस, ब्रिज या लिंक के तौर पे यूज़ होता है बिटवीन यूज़र एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर की जितनी इंटरनल वर्किंग है उसको इसने कंट्रोल करना होता है, और जैसे ही आपके सिस्टम ने बूट होना होता है, सिस्टम बूट होने के बाद जो उसकी आपके सिस्टम का सारा कंट्रोल है वो ट्रांसफ़र हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। जैसे ही आप देखते हैं कि सिस्टम बूट होता है, तो बूट होने के बाद वो जो लोडिंग एक आपको नज़र आ रही होती है वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो लोड हो रहा होता है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम हैविंग फॉलोइंग फंक्शन। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं वो अब हम यहाँ पे देखेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स वही हैं जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के होते हैं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसलिए इसके जो फंक्शंस हैं वो सेम वैसे ही हैं जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के हैं। मसलन सबसे पहले कि इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस और लिंक और ब्रिज बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। यूजर और कंप्यूटर के दरमियान एक लिंक का काम करता है। यही काम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर भी यही काम करते हैं। इसके बाद है जी इट मैनेजेस एंड लुक आफ्टर कंप्यूटर हार्डवेयर रिसोर्सेज एंड देयर ऑपरेशन। आपके जितने भी सिस्टम में हार्डवेयर डिवाइसेस आपके कंप्यूटर में लगी हुई हैं, सबको कंट्रोल मैनेज जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। मतलब आपके सिस्टम में जो सीपीयू है, रैम, हार्ड डिस्क, जो पावर सप्लाई के यूनिट्स हैं, रोम है, जितनी भी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं आपके सिस्टम के साथ या आपके सिस्टम के अंदर, उन सब डिवाइसेस की वर्किंग जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करनी है। नंबर 3 पे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी, इफ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम इज नॉट लोडेड
on to computer RAM. We cannot communicate with computer because there is no platform to communicate. मतलब अगर रैम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि आप सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। और रैम से जो है वो जब आपका सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो जैसे ही आप जो है वो सिस्टम आपका बूट होगा, कंट्रोल रैम के पास जाएगा, रैम ने फौरी तौर पे ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है। यही वजह है कि समटाइम्स अगर हमारे कंप्यूटर में विंडोज़ करप्ट हो या कोई मसला हो विंडोज़ का, तो जब हम सिस्टम स्टार्ट करते हैं तो हमें स्टार्ट में ही एक मैसेज जो है वो नोटिफाई कर देता है कि जी आपकी विंडोज़ जो है वो अवेलेबल नहीं, या आपकी मतलब वो जो स्पेसिफिकली मैसेज जो आता है वो आता है नो बूटेबल मीडिया फाउंड। इसका मतलब ये होता है कि या तो आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और अगर है तो वो किसी वजह से ऑपरेटेबल नहीं, वर्किंग नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अब नेक्स्ट जो है वो वर्किंग नहीं हो सकती। फिर जी कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड मशीन लैंग्वेज दैट इज 1 and 0s, and operating system translate user given instruction into computer language and convert computer given results in human readable form. अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो हमने बात की कि ये काम करता है एज अ लिंक और ब्रिज। ये क्या होता है? कंप्यूटर एक बाइनरी लैंग्वेज पे काम करने वाला, मतलब कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है क्योंकि ये एक बाइनरी डिजिटल डिवाइस है, और ये सिर्फ दो ही अल्फ़ाबेट, दो सिर्फ डिजिट्स को समझता है, 1 and 0। तो ऑपरेटिंग जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं, फॉर एग्जांपल आप माउस से क्लिक करते हैं या कीबोर्ड से टाइप करते हैं, तो आप माउस से क्लिक कर रहे हैं, कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, या आप कुछ बोल के तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन जो है ये बाइनरी फॉर्म में नहीं है, ये मशीन लैंग्वेज में नहीं है। तो क्या होता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो डाटा आप इनपुट कर रहे हैं उसको बाइनरी फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, 0 and 1 की फॉर्म में मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, और कंप्यूटर जो है जब इसको फिर अंडरस्टैंड करता है और उसके ऊपर वर्किंग करके फिर हमें रिजल्ट्स देता है। और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो रिजल्ट्स कंप्यूटर देता है वो रिजल्ट्स होते हैं बाइनरी फॉर्म में, लेकिन वो फिर इसको प्रेजेंट करता है ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ या मेरे लैपटॉप पे ये जो स्क्रीन चल रही है, इसको अगर आप देखें तो मैं जो बोल रहा हूँ ये आवाज़ बाइनरी फॉर्म में नहीं, मशीन लैंग्वेज में नहीं है। तो क्या होता है कि कंप्यूटर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इसको ट्रांसलेट कर रहा है बाइनरी लैंग्वेज में 0 and 1 की फॉर्म में, वो फिर ट्रांसमिट हो रहा है ओवर इंटरनेट, और फिर आपके सिस्टम पे या आपकी डिवाइसेस तक पहुंच रहा है। वहां पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आप कंप्यूटर पे ये लेक्चर ले रहे हैं तो उसमें विंडोज़ होगी, और अगर आप ये लेक्चर मोबाइल पे सुन रहे हैं तो उसमें जो है वो होगा मोबाइल का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड होता है। तो एंड्रॉयड जो है वो इसको ट्रांसलेट कर रहा है, वो जो डिजिटल डाटा आ रहा है 0 and 1 की फॉर्म में, उसको ये कन्वर्ट कर रहा है ये वॉइस में, और फिर वो वॉइस जो है वो आपको अपने हेडफोन्स में या स्पीकर्स पे जो है वो सुनाई दे रही है। तो इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कम्युनिकेशन को पॉसिबल करता है, या जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारी इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर तक और कंप्यूटर के रिजल्ट्स हम तक पहुंचाता है। इट प्रोवाइड्स सीपीयू मैनेजमेंट, आल्सो कॉल्ड प्रोसेस मैनेजमेंट। सीपीयू मैनेजमेंट जो है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने करनी है। अब सीपीयू मैनेजमेंट क्या है, आगे यही लिखा हुआ है कि प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब कि कौन सा प्रोसेस कब चलेगा, कौन सा प्रोसेस कितनी देर रन होगा, और इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, ये सारा कुछ जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है। नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट है, वो भी इसी ने करनी है। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो आपकी रैम है, जो प्राइमरी मेमोरी होती है, उसमें जो डाटा
आना है, लोड करना है या वहाँ से जो डाटा रिमूव करना है, ये सारी की सारी मैनेजमेंट जो है ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। फिर है जी नंबर 7 पे जो है वो है इट एनेबल्स अ कंप्यूटर टू बूट। बूट का मतलब स्टार्ट होना। तो आपका कंप्यूटर जो है वो बूट तब ही होगा जब उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, कि मतलब वो कंप्यूटर जो है वो स्टार्ट होगा और स्टार्ट होने के बाद फिर आप उसको यूज कर सकेंगे। डिस्क और स्टोरेज मैनेजमेंट भी इसी की मदद से कर सकते हैं। अब आपके सिस्टम में ये ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो, विंडोज ना हो, यहाँ पे मैं विंडोज का वर्ड स्पेसिफिकली इसलिए यूज नहीं कर रहा और ऑपरेटिंग सिस्टम का कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे मतलब लैपटॉप्स हैं जिनमें विंडोज नहीं होती। वहाँ पे जैसे आप अगर एप्पल नोटबुक्स यूज कर रहे हैं या एप्पल ब्रांड के लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो मैक होता है, मैकिन्टॉश कहते हैं उसे, ठीक है। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसलिए मैं इसको जनरली ऑपरेटिंग सिस्टम कह रहा हूँ। और अगर आपके लैपटॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ना आप अपनी स्टोरेज मैनेज कर सकते हैं, मतलब कि जो फाइल्स पड़ी हैं उनके फोल्डर्स बनाने, उनको उसके मुताबिक मैनेज करना, वो आप नहीं कर सकते। यही बात आगे भी लिखी हुई है नंबर 9 पॉइंट पे कि आप डाटा और फाइल जो मैनिपुलेशन है, मैनिपुलेशन होता है फाइल्स को, डाटा को मैनेज करना, प्रोसेस करना या अपने मुताबिक उनको स्टोर करना, सेव करना। फिर उसके बाद है जी इट प्रोवाइड्स a sequence of commands to execute application software। हमने लास्ट एक लेक्चर में जब सॉफ्टवेयर की टाइप्स पढ़ी तो वहाँ पे हमने ऑपरेटिंग जो सिस्टम थे, इनके अलावा हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी पढ़े। अब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थे वो हमने देखे कि ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंप्यूटर में हम रखते हैं सिर्फ यूज़र की डिमांड को देखते हुए, मतलब यूज़र अपनी आसानी के लिए या अपनी ज़रूरत के मुताबिक वो सॉफ्टवेयर जो है वो अपने सिस्टम में इंस्टॉल करता है। लेकिन अगर आपके पास अपने कंप्यूटर में विंडोज़ नहीं है तो फिर आप ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, वो भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसको एग्जीक्यूट होने के लिए जो कमांड्स चाहिए वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। नंबर 11 इट मैनेजेस ऑल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आपकी जितनी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं सब की सब जो है वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने मैनेज करनी होती हैं। ये आपका माउस है, कीबोर्ड है। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह से आउटपुट डिवाइसेस हैं वो भी अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर उनको यूज़ करना पॉसिबल नहीं है। नंबर 12 इट आल्सो प्रोवाइड्स नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज ऑप्शनली। ऑप्शनली का मतलब है कि अगर आप चाहें, तो अगर आप चाहें कि आप इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहते हैं या नेटवर्क कोई इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो वो आप जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है शेयरिंग, आपने कोई फाइल शेयर करनी है, डाटा शेयर करना है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ कॉमन टाइप्स हैं। सबसे पहली जो टाइप है वो है MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये काफ़ी पुराना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और 1995 तक जो जितने भी कंप्यूटर्स होते थे तब माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ होता था। MS-DOS उसे कहा जाता था। अब भी यूज़ होता है ये, लेकिन ये उस तरह से यूज़ नहीं होता जैसे कि पहले जो है वो लार्ज स्केल पे यूज़ होता था। 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने ही एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया और उसका नाम था विंडोज़। ठीक है, उसका नाम रखा गया विंडोज़। MS विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ से कहा जाता था। उसके डिफरेंट फिर वर्जन्स आए, मतलब पहले 95, फिर 98, फिर 2000 आई, 2003 सर्वर भी आई, XP आई, विस्टा आई। विस्टा के बाद जो नेक्स्ट आई उसका नाम रखा गया विंडोज़ 7,
फिर विंडोज़ 8, 8 के बाद 8.1 आई, 9 नहीं आई, 8.1 आई, 8.1 के बाद अब विंडोज़ 10 चल रही है, और नेक्स्ट जो है वो शायद विंडोज़ 13 अब आए। तो बहरहाल ये विंडोज़ जो है वो इसके वर्जन्स हैं जो हम यूज़ करते हैं। किसी के सिस्टम में विंडोज़ 7 होगी, कोई 8 यूज़ कर रहा है, और कोई लेटेस्ट जो लैपटॉप्स हैं उन सब में अब 10 ही अवेलेबल है। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम है यूनिक्स एंड लिनक्स। लिनक्स को लाइनक्स भी पढ़ते हैं कुछ लोग। यूनिक्स और लिनक्स जो है ये बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो ये है ये सर्वर्स में यूज़ होते हैं। हम लोग सर्वर्स या मेन फ्रेम कंप्यूटर्स जो हैं पढ़ चुके हैं, जो कि लार्ज स्केल पे यूज़ होते हैं और जिनका काम होता है मल्टीपल यूज़र्स को फैसिलिटेट करना। तो लिनक्स और यूनिक्स जो है ये बेसिकली वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पे जो है वो ऑपरेट करते हैं या रन होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासिफिकेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम की वैसे तो और भी बहुत सी टाइप्स हैं। इसको बड़े तरीकों से जो है वो क्लासीफाई किया जाता है। इसको वर्किंग के लिहाज से भी किया जाता है, इसको ऑपरेशन के लिहाज से, इसके स्टाइल के लिहाज से, इवन इसके ग्राफिक्स के लिहाज से भी इसको क्लासीफाई किया जाता है। हम जो है वो यहाँ पे सिर्फ इसको देखेंगे कि इसकी वर्किंग के लिहाज से इसकी क्या कैटेगरीज हैं। मसलन सबसे पहले अगर आप देखें तो इसको चार हम मेन इसके जो है ना वो टाइप्स डिस्कस करेंगे। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सा ये इसमें इनको हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि ये क्या है, इतना कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एट अ टाइम सिर्फ एक यूजर उस पे लॉगिन हो सकता है। मतलब वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे एट अ टाइम एक यूजर लॉगिन हो सकता है। अब ये चीज समझने वाली है कि एक यूजर लॉगिन होने का क्या मतलब है। जैसे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऐसे होते हैं जिसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा जो लोग हैं वो लॉगिन हो सकते हैं। मतलब उनके अकाउंट्स बन जाते हैं। लाइक एक अकाउंट बन गया, मैं एग्जांपल देता हूँ, लैब में हम यूज़ कर रहे हैं। एक अकाउंट बन गया स्टूडेंट का, एक बन गया टीचर का, एक एडमिन का। उसका फ़ायदा क्या होता है मल्टी यूज़र का? अगर पहले हम मल्टी यूज़र को भी साथ ही देख लें। मल्टी यूज़र का ये फ़ायदा होता है कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो लॉगिन हो सकते हैं उन कंप्यूटर्स पे। और यूज़र बनाने का फ़ायदा क्या होता है? यूज़र बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका मसलन अब लैब में हम स्टूडेंट को सिर्फ ये जो है परमिशन देते हैं या एक्सेस देते हैं कि वो कंप्यूटर यूज़ कर सके, वो उसमें से कोई सॉफ्टवेयर चेंज ना कर सके। तो अब ये इसके लिए अलग अकाउंट बन जाएगा। टीचर जो कि इसमें चीज़ें चेंज कर सकता है, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, कोई चीज़ डिलीट करना चाहे कर सकता है, उसका अकाउंट अलग बन जाता है, ताकि जब भी कोई टीचर के अकाउंट से लॉगिन हो तो उसको वो वाली सारी एक्सेस और फैसिलिटीज़ मिले। और जब कोई स्टूडेंट के अकाउंट से लॉगिन हो तो उसको वो परमिशन ना मिले जो दूसरों को मिलती है। तो ये बेसिकली अभी हमने देखा कि सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र का फ़ायदा क्या होता है। तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम थे जिसमें एट अ टाइम एक यूज़र लॉगिन हो सकता था, और ये एक यूज़र एक ही कंप्यूटर पे एक टाइम पे वर्किंग कर सकता था, दूसरा पर्सन लॉगिन नहीं हो सकता था। अगर दूसरे ने लॉगिन होना होता था तो पहले को एग्जिट होके लॉग आउट होके तो फिर दूसरा अकाउंट जो है वो लॉगिन होता था। इसकी आपको एग्जांपल्स जो हैं अगर यहाँ पे मेंशन है वही आप जो है वो कर लेंगे। मतलब इसकी जो एग्जांपल लिखी हुई है MS DOS OS2, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम था। मैकिनटॉश OS, विंडोज़ 95 98, ठीक है। 95 और 98 जो विंडोज़ थी वो भी सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम थी कि उसमें भी एट अ टाइम एक ही यूज़र लॉगिन हो सकता था।
मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टीपल लोग एट अ टाइम लॉग इन हो सकते हैं और वो डिफरेंट वाया से, मतलब उसमें लिखा हुआ है कि लैन लोकल एरिया नेटवर्क। लैन जो है ये बेसिकली लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इसको हम नेटवर्क्स वाला जब हम चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पे तफसील से डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो है वो हम इसको इस तरह से देखते हैं। इसको अभी आप ये समझ लें कि जहाँ पे लैन लिखा हुआ है, लोकल एरिया नेटवर्क, सिंपल एक नेटवर्क है। These operating systems are usually used on computers which are laying over LAN in an office, and ये ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनमें नेटवर्क के जरिए एक से ज़्यादा यूज़र एट अ टाइम लॉग इन हो सकते हैं या कनेक्ट हो सकते हैं। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाते हैं। इनकी आपको एग्जांपल्स पता होना चाहिए। यूनिक्स है, जीनेक्स है, नोवल है, विंडोज़ NT है, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ये आपने एज इट इज़ याद रखनी है। फिर है जी सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम नाम से क्लियर है, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक वक्त में एक काम कर सकते हैं। अब जो आजकल हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं ये मल्टी टास्किंग है। मल्टी टास्किंग का मतलब क्या है, आप मल्टीपल काम एक वक्त में कर रहे हैं। कैसे, आप म्यूजिक सुन रहे होते हैं बैकग्राउंड में, साथ आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, साथ आपने कोई फाइल डाउनलोडिंग पे लगाई है, या कोई आप वैसे कोई फाइल कॉपी कर रहे हैं, तो ये 3-4 काम आप एट अ टाइम कर रहे हैं। आपका जो कंप्यूटर है वो मल्टीपल काम एट अ टाइम कर सकता है। इसे कहते हैं मल्टीटास्किंग। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये होता था कि जो फाइल आपने ओपन की है, जो फोल्डर आपने ओपन किया है, बस वही फाइल वही फोल्डर आप देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, जो कि हम आजकल कर रहे हैं। आजकल तो हम मल्टीपल काम एट अ टाइम कर सकते हैं। तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिस पे आप कोई काम नहीं थे कर सकते सिवाय एक जो आपने ओपन किया हुआ है, उसको हम कहते हैं, उसकी जो एग्जांपल है वो MS-DOS थी। और ये जो मल्टीपल काम जिस पे हो सकते हैं, इसमें यूनिक्स है, विंडोज़ है। विंडोज़ कोई भी, जैसे आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं, XP कर रहे हैं, 8 है, कोई भी है, इसमें आप जो है वो ये सारे काम मल्टीपल कर सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टी टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड पे एक डेफिनेशन है छोटी सी, इसको हम देख लेते हैं। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो आजकल हम ऑपरेटिंग सिस्टम या आजकल जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसे हम कहते हैं GUI/OS। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। मतलब क्या है कि आजकल जो आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं ये ग्राफिकल है। आपको हर चीज़ स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपको ये बटन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस स्क्रीन को मिनिमाइज करूं तो आपको ये डेस्कटॉप पे आइकन्स वगैरह सारे नज़र आ रहे हैं। और मतलब जो चीज़, जो फाइल, जो फोल्डर, प्रोग्राम्स इसमें हैं, वो सारे के सारे जो है वो ग्राफिक्स की फॉर्म में, आइकन्स की फॉर्म में, बटन्स की फॉर्म में जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वाला ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है जिसमें बटन्स होते हैं, आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, कलर कम्बिनेशंस होते हैं। जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था जिसको CLI कहा जाता है। CLI ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो CLI ऑपरेटिंग सिस्टम है, CLI स्टैंड्स फॉर कमांड लाइन इंटरफेस। ये जो CLI होते थे, इसमें अगर मैं आपको वन लाइनर बताऊं तो ये होता था कि ना इसमें कोई ग्राफिक्स थे, ना इसमें कोई कलर्स थे, ना इसमें कोई, इवन इसमें माउस भी यूज नहीं होता था। आपने कोई भी काम करना है तो कीबोर्ड से सिर्फ कमांड्स लिख के करना है। जैसे ब्लैक स्क्रीन होती थी, मैं आपको जो है ना वो अभी यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ कि इस तरह की स्क्रीन होती थी। जैसे ये आपको स्क्रीन नजर आ रही है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल इस तरह से था। ना कोई माउस है, ना कुछ और है, सिर्फ कीबोर्ड है। आपने जो भी काम करना है वो इस पे इंस्ट्रक्शन लिख के जो है ना इस तरह से
टाइप करके तो आपने वर्किंग करनी होती थी। डॉस था वो बिल्कुल इस तरह से था, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन, ये जो आपको ऊपर बॉर्डर नजर आ रहा है ये भी नहीं होता था, सिर्फ ब्लैक स्क्रीन पे इस तरह से कुछ कमांड्स आपने लिखनी होती थी और काम करना होता था। इसे कहते हैं कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम, CLI वाला, ठीक है। लेकिन जो हम आजकल यूज कर रहे हैं ये GUI है। GUI का मतलब है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आपके पास फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, आपको आपने प्रोग्राम्स हैं, सॉफ्टवेयर है, कोई भी चीज़ है वो आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही है, आपने क्लिक करना है और ओपन करना है। आपको इस चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको कमांड्स याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको ये नहीं याद रखना पड़ता कि मैंने फाइल वहाँ पे स्टोर की है तो उसके लिए जो है वो क्या मैं कमांड इसकी बनेगी और मैं याद रखूं। आपको सिर्फ ये पता है कि मैंने जो है वो असाइनमेंट जो है वो स्टडी वाले फोल्डर में रखी है, आपने जस्ट स्टडी वाला फोल्डर ओपन करना है, उसमें असाइनमेंट वाली फाइल पे क्लिक करना है और उसको यूज़ करना है। तो ये जो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड पे एक लाइन लिखी हुई है, GUI systems usually have the disadvantage of requiring more hardware such as CPU, more memory, higher quality monitors। देखें फिर डेफिनेट सी बात है, अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को वर्क करवाने के लिए CPU भी आपके पास हाई स्पीड होना चाहिए, आपके पास मेमोरी भी ज़्यादा होनी चाहिए, रैम भी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, और डेफिनेटली फिर आपकी जो LCD स्क्रीन है, मॉनिटर्स हैं, वो भी आपके हाई क्वालिटी के होने चाहिए। तो ये आपका ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये इसको हमने इसलिए डिस्कस किया है कि अगर ये उसमें किसी क्वेश्चन में डिस्कस हो या इसको अलग से पूछा जाए, ऑब्जेक्टिव में कभी आ जाए, तो हमें पता हो कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो क्या होता है। तो ये आज का जो है वो हमारा लेक्चर था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसको इधर ही वाइंड अप करते हैं, बाकी नेक्स्ट जो है वो फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन में एक नया टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे।